In last video, we discussed about the cell constant. Now further, we move with the one most important thing that we are going to discuss over here. That is about the cell constant is it is a fixed quantity. Actually, the cell constant is a fixed quantity in sense of कि जो भी हम सेल यूज़ करते हैं मीज़र करने के लिए इट हैज़ ए फिक्स क्वांटिटी फॉर एनीथिंग लाइक फॉर एग्जांपल वट एवर द सॉल्ट वी विल fill in this cell to calculate the quantity of that how what is the conductivity of that cell just we use in that way. Otherwise the cell quantity like length and the area of the cell is always remains constant. That's why it is considered as a fixed quantity. Distance between the two parallel electrodes that is also fixed and the cross section area of the electrode जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं ये भी क्या होता है फिक्स होता है. ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल क्वांटिटी जो सेल कांस्टेंट होता है इसमें जो कंडक्टिविटी होगी और जो उसकी कंडक्टेंस होगी. ठीक, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस जो होगी उसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा इसके बराबर. यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इनटू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सेल कांस्टेंट. और एक बार हमको सेल कांस्टेंट मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखने के बाद उसकी कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं. अगर आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में नहीं पता हो तो मैं समझा देता हूँ कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है कुछ एक ऐसी डिवाइस होती है. ऑल राइट, कुछ ऐसी डिवाइस होती है जिसके बीच में जो है हमेशा डिटेक्टर लगा रहता है. जैसे कि ये हमने डिटेक्टर लगा दिया और इस साइड को और इस साइड को हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से एक एसी वायर से. एसी वायर से कनेक्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि जब भी हम डीसी का यूज़ करते हैं दैट पुट डिसोसिएशन और डिसोसिएशन होने की वजह से जो हमारा सोल्यूशन होगा जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसमें क्या आ जाएगी इम्प्योरिटी आ जाएगी. और अगर सपोज़ करो ये सी वाली चीज़ जो है ये जो रही हमारी यहाँ पर हमने क्या लगा दिया अपना सेल निकाल दिया. जो भी हमारा हम सेल यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे मटेरियल को फिल कर देंगे वो हम यहाँ पर लगा देते हैं. ठीक है, अब सपोज़ करो ये सा वाला जो है हमारा इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी R1 है, तो इसकी सपोज़ करें R3 है और इसकी हो गई R4. ऑलराइट, और हमको निकालना है ये R2 है और हमको निकालनी है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है. तो फॉर्मूला बनता है हमारा R2 इज इक्वल टू R1 R4 अपॉन और नीचे आ जाएगा हमारा R3. अब जो ये पहले से लगे हुए हैं R3 R4 और R1 इनकी रेजिस्टिविटी हम पहले से जानते हैं. तो अगर हम जो अगला लगाएंगे इस जगह पर सेल को उसकी रेजिस्टिविटी हमको यहाँ पर पता चल जाएगी जिसकी वजह से हम वही वैल्यू क्या करेंगे इन सब की वैल्यू जब हम रखते हैं तो अगले वाले की वैल्यू हमारी निकल कर खुद ब खुद आ जाती है बिकॉज दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक, दैट्स वाई इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से. इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज. Now we are going to discuss about the equivalent molar conductivity. Equivalent molar conductivity. The unit of this specific conductivity or conductivity is per ohm per centimeter. You can also calculate by putting the value. Alright, overall we know about that like the value of K is equal to it is cell constant अपॉन R. ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा सेल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पर सेंटीमीटर और R की वैल्यू होती है ओम. तो हम इस ओम को कहाँ करेंगे ऊपर ले जाएंगे. दैट्स वाई इसका जो यूनिट हो जाएगी वो ये हो जाएगी. ऑलराइट, नाउ कम ऑन वी मूव विद द नेक्स्ट वन दैट इज़ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस and the volume B in ml of the solution which contains 1 mole equivalent of the electrolyte. 1 mole equivalent of the electrolyte. So here they are talking about the 1 mole equivalent. So like this is the 1 mole equivalent
this is conductivity and it is the volume that is taken as in ml. Understand? Okay, if the concentration of the solution is c ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर इन्होंने देखा हो कि अगर उन्होंने कंसनट्रेशन दे रखी है सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, पर लीटर होने की वजह से हम 1000 से क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और कंसनट्रेशन सी को नीचे रख देंगे। यूनिट पे हमारा चेंज क्या आएगा, यूनिट में चेंज आएगा एज इट इज़ आता है, जैसे कि हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में देखते हैं। तो इसको या तो ओम पर सेंटीमीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये रहा हमारा पर ग्राम इक्विवेलेंट, ऊपर आ जाएगा हमारा ओम से पर सेंटीमीटर, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये ओम पर सेंटीमीटर का बाद में हमारा बन जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर हो जाएगा हमारा पर ओम सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन, और नीचे हम रखेंगे वैल्यू ग्राम इक्विवेलेंट की, ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज़ बिकम द यूनिट। बिकॉज यूनिट जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यूनिट को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके आगे, एक एग्जांपल दिया है, इसमें बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मलिटी सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट इज़ 50 ohms, यानी कि कोई सोल्यूशन है जिसकी जो वन नॉर्मलिटी का है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इसकी आपको बतानी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। तो हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता देनी है, यानी कि हमको एक तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेना है। हमको मोलरिटी उन्होंने जो रेजिस्टेंस है आर वो दे रखी है उन्होंने, कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 50 ओम। ठीक, और उसके साथ उन्होंने ऑल्सो दे रखी है कंसंट्रेशन, एंड दैट कंसंट्रेशन इज गिवन लाइक वन नॉर्मलिटी। इफ़ द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन सोल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये अपार्ट मतलब लेंथ मिल गई, एंड द ईच हैविंग द एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया मिल जाता है हमको ए, जो है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अगर हम इन वॉल्यूज़ को रखते हैं इसके अंदर, तो हमको पता चलेगा कि हमारा फॉर्मूला जो था वो था कि जो हमारी कंडक्टिविटी थी दैट वाज द इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक, तो हमारी कंडक्टिविटी हियर द इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, और हम अगर इसका फॉर्मूला रखते हैं रेजिस्टिविटी का, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/r L/A। तो हमने यहाँ पे रख दिया इसकी वैल्यू, यहाँ पे रख दिया हमने वैल्यू ऑफ द आर जो हमको दे रखा था, वैल्यू ऑफ द एल जो हमको दे रखा था, और यहाँ पे रख देंगे हम जो भी क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा। ठीक, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाती 1/100। ठीक, तो यहाँ पे हमको के की वैल्यू मिल गई। अब हम उस के की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, और नॉर्मलिटी जो है हमारी हम रख देंगे यहाँ पर। अब ये वन नॉर्मल है तो यहाँ पे आ जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कटेगा, इस ज़ीरो से ये साला ज़ीरो कटेगा, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पर जो हमारी इक्विवेलेंट की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 10। ओके, अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। एक्चुअली दो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है उसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मलिटी को। ठीक, लेकिन जब भी हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, तो हम उसमें यूज़ करेंगे मोलरिटी को। अंडरस्टैंड? तो मोलर कंसंट्रेशन का यूज़ किया जाता है। नॉर्मलिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं करना पड़ता, बस इक्विवेलेंट मोल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी किसी का मोलर मास लेते हैं, मोलर मास, तो मोलर मास क्या होता है, इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास के। डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लेते हैं ऑलवेज यूनिट में, यूनिफाइड यूनिट में, और इसको लेते हैं हम ग्राम में। तो अगर हम किसी के जो यूनिफाइड यूनिट की वैल्यू है उसको ग्राम में ले लें, तो दैट इज़ व्हाट द मोलर मास इज़ कॉल्ड। ठीक, अब दूसरा होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में क्या होता है कि जो भी आपका यहाँ पर मोलर मास है दैट इज़ डिवाइडेड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बेसिसिटी। ठीक, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर यूज़ कर देते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, दैट इज़ यूज। और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाता है नॉर्मलिटी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम एक तरीके से इक्विवेलेंट मोल अपॉन वॉल्यूम दैट इज़ इन लीटर। अगर यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट मोल की जगह वॉल्यूम अगर लीटर में ना लेकर हमको लिखना पड़ जाए किसमें, हमको लेना पड़ जाए लीटर में, मतलब ml में, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ओके। और ये इक्विवेलेंट मोल कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मोल निकालने का वही सिस्टम है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोल्स निकालते हैं तो हम लिखते हैं ऊपर गिवन मास और नीचे हम लिख देते हैं क्लियरली मोलर मास। ठीक। लेकिन अगर हमको इक्विवेलेंट मोल निकालने हो तो हम ऊपर लिखेंगे गिवन मास और नीचे हम लिख देंगे इसके क्लियरली अबाउट द इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मोलर मास, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक। तो अगर मैं नॉर्मलिटी को एक दूसरे तरीके से दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ऊपर मैं वेट लिख दूंगा यूँ करके, नीचे लिख दूंगा ई। इट डिनोट्स द इक्विवेलेंट मास। ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ समथिंग, और ऊपर आ जाएगा हमारा वही 1000, ये इनटू है, और नीचे आ जाएगा हमारा बी इन एम। ये हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बनकर आ जाता है। तो इस तरीके से हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूले से हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑलराइट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दैट इज मस्ट बी इन लीटर। वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसको अगर मैं दिखाऊंगा तो मोलरिटी को दिखाते हैं हम एम से, और नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं हम एन से, और वॉल्यूम को दिखा देंगे वी, और यहाँ पे लिख देंगे हम एल। ठीक है। और ये वही सवाल है जिसके अंदर मोलर मास आता है, ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट मोलर मास। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। लेट्स डिस्कस लिटिल बिट मोर अबाउट इट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ। तो हम यहाँ पे जो अगली चीज़ में बात करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट मोलर मास। ऑलराइट, over here it is equivalent molar mass and basically it is denoted by the lambda m. It is explain the molarity. Okay, it is we are doing molar conductance in the sense of molarity. Okay, let's start. अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम, और वो भी किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, इन विच कंटेंस 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर क्या हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट्स होना चाहिए। ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते ये म्यू का सिंबल यूज़ होता है, और के वी। ठीक, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, दैट इज़ मस्ट बी इन ml। ऑलराइट, अगर ये 1 मोलर है तो ऊपर क्या रखेंगे हम 1000 लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे m। तो जो भी मोलरिटी दी होगी उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। जैसे हमने पिछले फार्मूले में जब यूनिट कैलकुलेट की थी तो हम नीचे लिख देते इक्विवेलेंट मोल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ मोल। एक प्रॉब्लम है इसकी, बिकॉज इस प्रॉब्लम के थ्रू हम काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। हमको ये बताना है इनमें से किसके अंदर सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक, जब यहाँ पे हमको दिया है कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी दे रखी है सोल्यूशन की, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी दे रखी है इसकी, जो दे रखी है हमारी 2 × 10⁻⁻² पर मोल और पर सेंटीमीटर। ऑलराइट, सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, अब इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी के की, कप्पा की। ठीक, और यहाँ पे 1000 रखा, और यहाँ पर रखा 0.08।
ठीक, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, बाद में क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 250। ठीक, ये क्या होगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑलराइट, दूसरे में दिया है हमको 0.1 मोलर एंड साथ में दिए इसकी रेजिस्टिविटी। यू नो द रेजिस्टिविटी वी डिनोट इट बाय द रो। तो हमको सिर्फ कप्पा की जगह क्या करना है, फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर लेना है। ठीक, अगर हम चाहें तो इसको, ये जो कप्पा लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू 1000 अपॉन कप्पा इंटू मोलर कंसनट्रेशन। द सिमिलरली वी कैन पुट द वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे रखते हैं 0, यहाँ पे रखते हैं इसकी 50 वैल्यू कंडक्टिविटी की, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी की, और यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पर रख देंगे 0.1। ठीक, हमको सिमिलर करना है, हम 0 से 0 काट देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 फिर बढ़ जाएगा। अब ये 1000 हो चुके हैं, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 एंड 0 2 टाइम जा रहा है तो 2 0 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 200 पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल। ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि एक तरीके से इसको डिनोट करते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा ओम। अब हमको पता है कि हमारी जो दो वैल्यूज़ आई थी, ठीक, हमारी जो दो वैल्यूज़ आई थी, एक वैल्यू है 250 और दूसरी वैल्यू है 200। तो हमारी 250 वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इससे हमको पता चलता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.08 मोलर सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द 0.1 मोलर सोल्यूशन। यानी कि अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कम हो, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, या मोलरिटी कम हो जाए, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी 250 मोलर कंडक्टिविटी आ रही है ड्यू टू 0.08 की वजह से, और इसकी आ रही है 0.1 मोलर की वजह से कितना, 200। तो ड्यू टू दैट द समथिंग चेंजेस। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के और मोलर कंडक्टेंस के। तो हम फॉर्मूला हमारा मोलर कंडक्टेंस का ये रहा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ये रहा। वी नो नॉर्मलिटी के अंदर क्या होता है, बैलेंसी फैक्टर्स यूज़ करते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं जनरली, कुछ जगह पे इसको डायरेक्ट यूँ ही लिख देते हैं बैलेंसी फैक्टर करके। ठीक, कुछ जगह पे यूज़ करते हैं इसको एन से और कुछ जगह पे यूज़ करते हैं इसको जेड से। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन के तुम किस सेंस में किस फैक्टर का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच का रिलेशन है कुछ ऐसा, एन इक्वल टू एन फैक्टर और इनटू मोलरिटी। ठीक, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। इसी तरीके से अगर हम वैल्यूज़ रखें इस फॉर्मूले की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे और n की जगह पे हम क्या रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम रख देंगे यहाँ पे m है, m की जगह पे हम क्या लिख देते हैं n m, यानी कि एक तरीके से हम रख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिसन नॉट मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पर हमारी आएगा मोलरिटी, क्योंकि हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मोलरिटी का। ऑलराइट, अब ये जो पूरा ओवरऑल फार्मूला है इट इज़ सिमिलर टू द मोलर कंडक्टेंस के, दैट्स वाई इसका जो नया फार्मूला बन के आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑलराइट, ओके, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के अंदर। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, यहाँ पर जो सबसे ख़ास चीज़ आती है वो है इंटरआयनिक अट्रैक्शन। इफ़ द इंटरआयनिक अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट इज़ मोर देन द कंडक्टिव विल बी लेस, यानी कि अगर जो भी आयंस हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हों, ज़्यादा क्या कर रहे हों, अट्रैक्ट कर रहे हों,
ठीक। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो कंडक्टिविटी होगी यानी कि वो एक दूसरे से दूर बहुत कम जाएंगे। यानी कि जब पार्टिकल एक दूसरे को, सपोज करो एक है हमारे पास कैटायन, एक होता है एनायन, ठीक। ये कैटायन और एनायन जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयंस क्या करेंगे, ये कैथोड और एनोड के पास जा नहीं पाएंगे, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारी निगेटिव चार्ज वाला है और ये वाला हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो ये इनकी तरफ क्या करेंगे, ये निगेटिव इधर नहीं जा पाएगा, पॉजिटिव इधर नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से क्या हो गया, इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, इन द सच कंडीशन, जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या आयंस क्या हो जाएगा, बहुत लेस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कंडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ आती है पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, कि अगर ग्रेटर द पोलराइज्ड देन द आयोनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी विल बी मोर। यानी कि जितना जो सॉल्वेंट होगा वो पोलराइज होगा, जितना ज़्यादा पोलराइज होगा इतनी ही क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। पोलराइजेशन के केस में क्या होता है कि बीइंग पोलराइज, ग्रेटर पोलराइज के केस में क्या होता है कि जो देन द आयोनाइजेशन, यानी कि आयोनाइजेशन से अगर हम क्या कर दें, इसकी पोलैरिटी को ज़्यादा कर दें, ठीक, तो वो क्या करता है, उन आयंस को अपने पास रोक नहीं पाता, ठीक। वो खुद ब खुद एक दूसरे के, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और आयंस को क्या करते हैं, वो आयंस को अट्रैक्ट नहीं करते। दैट्स वाई क्या होता है, आयंस मूव कर पाते हैं और उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑलराइट, यहाँ बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ के फ्लो में रुकावट, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ज़्यादा विस्कस है तो उसके अंदर वो जो है बहुत धीरे धीरे मूव करेगी, ठीक। जैसे वाटर और शहद की, अगर हम वाटर की बात करें और हनी की बात करें, शहद की, तो उसमें क्या होता है, जो हनी की विस्कोसिटी होती है ज़्यादा होती है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम उसे किसी ढालदार चीज़ पे डाल दो तो वो बहुत धीरे 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 मूव करता है, लेकिन इन केस ऑफ हम वाटर डालते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी इतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। अब अगला टर्म आता है टेम्परेचर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखो हर एक चीज़ हम जानते हैं, जो काइनेटिक्स एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, टेम्परेचर के। तो अगर द टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, तो काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ेगी आयंस की, और आयंस की काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उसकी वजह से विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है उसकी कम हो जाएगी। तो आयंस क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी की वजह से, ज़्यादा काइनेटिक्स एनर्जी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं। अब बात करते हैं हम डाइल्यूशन की। एक्चुअली इस टर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। यहाँ पर कहते हैं द डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट एंड द कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द आयंस, ठीक। डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, यानी कि जब भी क्या होता है कि हर एक सॉल्वेंट की कैपेबिलिटीज़ होती है। कैपेबिलिटीज़ मतलब जो भी हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो वो सॉल्यूट जो है उस चीज़ में डिज़ोल्व होने के लिए डिपेंड करेगा कि जो सॉल्वेंट है वो कितना सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। जैसे हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं, ठीक। तो सिमिलरली तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी एक फ़िक्स है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ का डाइल्यूशन ही बढ़ा दें, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर ऐड करें या ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड करें तो उससे क्या होगा कि उसका मटेरियल का जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी बढ़ रहे होंगे, और जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और हमने पीछे डिस्कस किया था कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है जबकि कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक। इन सेंस ऑफ द कंसंट्रेशन, इन सेंस ऑफ द लाइक कंसंट्रेशन कम हो जबकि डाइल्यूशन ज़्यादा हो, ठीक। फिर बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। पहले तो समझ लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसे कहते हैं जो किसी फिक्स वॉल्यूम के लिए निकाली गई हो, ठीक, एकदम फिक्स वॉल्यूम, यानी कि एक जिसको स्टैंडर्ड मान लिया गया हो। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज
with increasing the dilution of the solution due to presence of number of ions in 1 cm³ solution decreases। यानी कि सपोज करो कि हमारे पास कोई सोल्यूशन था ये, ठीक, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 1 cm³, ठीक। अगर हम इसके अंदर और भी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, ठीक, तो जो डाइल्यूशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, ठीक। लेकिन नंबर ऑफ़ आयंस क्या है इस बार बढ़ोतरी की वजह से, यानी कि ज़्यादा होने की वजह से कम हो गए, ठीक। जिसकी वजह से उसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी, अगर इसके केस में हम बात करें तो द इक्विवेलेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये तो हम पहले से जानते थे। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, जैसे ही डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता है, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ता है, उस केस में व्हेन द होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स has ionized, or further addition of the water bring a small change in value of the equivalent molar conductance, this stage is called infinite dilution। ये कंडीशन वो सी वाली है कि जब देखो कोई चीज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है फिर भी तुम उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक, तो इसकी वजह से उसके अंदर कितना चेंज आएगा। ऑफ कोर्स जब इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली डिज़ोल्व है तो उसके अंदर बहुत माइनर सा चेंज आएगा, जिसकी वजह से कुछ की जो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, लगभग मान के चलें कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। उसी कंडीशन को बोलते हैं हम कि ये हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है। द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी at any dilution to equivalent conductivity at infinite is called conductivity ratio or the degree of dissociation। यानी कि अगर हम क्या करें, जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो इनफाइनाइट पर कंडक्टिविटी है, अगर हम इनका रेशियो ले लें तो इस कंडीशन के अंदर हम इसको बोलते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑलराइट, यहाँ पे हम इस टर्म को समझ चुके हैं अच्छे से। इस जगह पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं इन पर फोकस करता हूँ और तुम भी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ये कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है आपको H2SO4 की, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी दे रखी है इन्होंने, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका मास दे रखा है उन्होंने 49 ग्राम पर लीटर इस इक्विवेलेंट इन सोल्यूशन एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि दे रखी है ये, ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी ये दे रखी है, ठीक। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, तो हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बड़ा अच्छा सा चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने मास दे रखा है 49, तो अगर मैं इसका E निकालूंगा तो H2SO4 का होता है 98, और अगर H2SO4 को हम आयोनाइज करवाएं तो ये देता है 2H+, ठीक, और साथ में देता है SO4 2 नेगेटिव। ऑलराइट, कितना देता है 2 नेगेटिव, 1 सेकेंड, 2 नेगेटिव देता है। अब इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है 2 पॉजिटिव, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 49, ठीक। अब मुझको निकालनी है इसकी नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी या इक्विवेलेंट मोल निकालने के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 49 को 1 लीटर के अंदर अगर निकालना है तो 49 से डिवाइड कर दूँगा इंटू 1/1 लीटर, ठीक। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 नॉर्मलिटी आ जाएगा, ठीक, 1 नॉर्मलिटी आ जाएगा। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगी, रिवर्स होगी। अब हमको पता है यहाँ पर कि भैया जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है वो क्या है 18.4 है, वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक। अब ये चीज़ तो हमको मिल गई, ठीक। दूसरी चीज़ हमारे पास बचती है ये, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम 1 रख देंगे, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा कर रख देंगे और हमको वैल्यू मिल गई 55, ठीक। अब उन्होंने साथ में दे रखी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब ये, ठीक। ये कितनी देखी है उन्होंने 384, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट वाला आ गया, ऊपर आ जाएगा हमारा कंसंट्रेशन वाला, तो 55/384 वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा 0.14। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज निकालनी हो तो हम जानते हैं डायरेक्ट क्या कर देते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और हमारी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 14%, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे दी रखी है 14%. Okay, we have done a lot, and after these, a lot of the topic has been finished from this chapter, and it was the one of the interesting thing. And the next video, we are going to discuss about the Colerash law, and the Colerash law is one of very important law actually to study, because it provide information about the individual ions effect कि किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल आयन कंट्रीब्यूट करता है कंडक्शन में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम कोलेराश लॉ के अंदर. तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी हमारी, हम उसमें इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, एंड वी डिस्कस द लॉट ऑफ द मोर थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सम ऑफ द क्वेश्चन सर्च ऑन गूगल और इन योर बुक, बिकॉज देर इन द NCERT देर आर लॉट ऑफ द क्वेश्चन दोज वर फ्रॉम दिस चैप्टर, सो वहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं. Thank you very much being the part of this video. Best of luck for your future.